देखो इंडिया में ना गरीबी है, उनकी किसी गलती से नहीं है। अब किसी को किस वजह से मौका मिलता है। अब मेरे सामने की बात है, शारजा जा रहे थे, आपसे शायद किसी ने बात करी हो ना करी हो, अब उनको क्या, उनको फ्लश करना नहीं आता, वो फ्लश नहीं करते तो एक के बाद एक जाते रहते थे। अब वो पूरी सिंक भर जाती थी। अब मैं फ्लाइट में था, उसने डोर लॉक नहीं किया हुआ था क्या, अब वो ऊपर पैर करके बैठा हुआ। एक क्या कर रहा है, एक ने क्या मेरा क्रू मुझे पीछे से इंटरफोन करता है, बोलते हैं सर उसने ना अपना फोन उसमें गिरा दिया पोर्ट में और उसने फ्लश भी कर दिया, फ्लश भी दबा दिया। एक पैसेंजर एयरपोर्ट पहुंचता है, पता चलता है यार फ्लाइट कैंसिल हो गई, ठीक है, फ्लाइट डिले हो गई, चलो ठीक है, और कम्युनिकेशन क्लैरिटी नहीं दी जाती कि भाई रीजन क्या है। आपने पूरा नहीं बोला, डिले होता है और डिले होता है, फिर फ्लाइट कैंसिल भी हो जाती है। ये भी हो वो जाता है। सबसे बड़ा पेन होता है। बेचारा पैसेंजर है, वो किसी शादी में जा रहा है, जा तो शादी में रहा है, पहुंच वो 3-4 दिन बाद किसी की तो खुद की शादी होती है, वो कह रहा है मेरी शाम की शादी है, भाई मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा आज। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है कि हम नए नए टॉपिक्स पे एपिसोड लेकर आते हैं जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं, और ऐसी चीज़ें हम अपने पॉडकास्ट में कवर करने की कोशिश करते हैं जो हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, हम कोशिश करते हैं उनसे जुड़े लोगों को लेकर आएँ ताकि हमें बैक स्टोरी पता चल जाए कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे ही आजकल आप देख रहे होगे भाई, एविएशन में फ़्लाइट्स की बहुत कैंसिलेशंस हो जाती हैं, कभी भी फ़्लाइट डिले हो जाती है। कोई पर्टिकुलर एयरलाइन है जो कि भाई फ़्लाइट एंड मोमेंट पे कैंसिल करती है। बहुत सारे इश्यूज़ हम देखते रहते हैं। कभी किसी की ग्राउंड स्टाफ से बहस हो गई, कभी कस्टमर्स घंटों घंटों बैठे रह रहे हैं एयरपोर्ट पे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा उनकी फ़्लाइट कब आने जानी है। तो इससे रिलेटेड बहुत इश्यूज़ आते हैं, और सिमिलरली प्रॉब्लम्स आती है स्टाफ के साथ भी, कि बहुत सारे ऐसे एयरलाइंस के स्टाफ है जिनको सैलरीज़ नहीं मिल रही हैं। बहुत सारी एयरलाइंस हम सुनते हैं लॉसेस में चल रही है, कभी भी कैंसिल कर रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो रहा है। तो जो पीछे का केओस है वो समझने के लिए आज हमारे साथ एक एक्स केबिन क्रू है, दीपक गोस्वामी भाई। ये इनकी कुछ वीडियोस, कुछ आर्टिकल्स ऐसे वायरल हुए थे जिसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे स्पाइस जेट के अगेंस्ट। ये पहले स्पाइस जेट में काम करते थे कि भाई मेरे को सैलरी नहीं मिल रही है। ये यूनिफॉर्म पहन के कंटेंट बनाने पे मजबूर हो गए थे कि भाई मुझे सैलरी दो। ये दिल्ली मेट्रो में प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए थे। तो हमने सोचा यार भाई को बुलाएं, और स्पाइस जेट से रिलेटेड बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो आजकल वीडियो डाल रहे हैं कि भाई कभी भी कैंसिल कर देते हैं और पता नहीं क्या चल रहा है केओस। तो हमने कहा यार इनसे बेटर कौन बता पाएगा। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। दीपक भाई स्वागत है आपका। तो दीपक भाई थोड़ा सा हमें बताओ यार कि क्या चल रहा है, एयरलाइन बिजनेस इतना सेंसिटिव क्यों है, क्यों आपने प्रोटेस्ट करा था, और क्या रीज़न्स हो जाते हैं एकदम से कि लोगों की और ग्राउंड स्टाफ की इतनी बहस हो जाती है, किसी को कुछ क्लैरिटी नहीं होती। यार आपने ना मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को ना एक साथ जोड़ के पूछ लिया। हाँ। अभी एम्प्लॉयज़ फेस कर रहे हैं, जो पैसेंजर फेस कर रहे हैं, और जो कंपनी फेस कर रही है, एयरलाइन फेस कर रही है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम पैसेंजर की बात करते हैं, क्योंकि भाई हम खुद पैसेंजर हैं और हमारे व्यूअर्स पैसेंजर्स हैं। बहुत सारे क्रू में भी होंगे, उन पे आएंगे। तो पहले पैसेंजर की बात करते हैं भाई, कि एक पैसेंजर एयरपोर्ट पहुंचता है, पता चलता है यार फ्लाइट कैंसिल हो गई, ठीक है, फ्लाइट डिले हो गई, चलो ठीक है। कभी कभी डिले के बाद 2 घंटे का और डिले होता है, और कम्युनिकेशन क्लैरिटी नहीं दी जाती कि भाई रीज़न क्या है, क्या वजह है। कभी कभी ऐसा होता है जो वहाँ स्टाफ खड़ा है उसे भी कुछ नहीं पता होता। आपने पूरा नहीं बोला, डिले होता है और डिले होता है, फिर फ्लाइट कैंसिल भी हो जाती है। ये भी हो जाता वो है। सबसे बड़ा पेन होता है। क्या कोई जो बेचारा पैसेंजर है वो किसी शादी में जा रहा है, और वो शादी में रहा है, पहुंच वो 3-4 दिन बाद रहा है। कोई अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा है, किसी की तो खुद की शादी होती है, वो कह रहा है मेरी शाम की शादी है, भाई मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। यार उसकी प्लानिंग गड़बड़ है अगर वो इतना कम टाइम में फ्लाइट बुक कर रहा है, और स्पेशली स्पाइस जेट की जो करंट कंडीशन चल रही है, तो फिर वो ज़्यादा अवेयर नहीं है। तो प्रॉब्लम ये भी होती है कि अब किसी की मेडिकल कंडीशन होती है, अब किसी की मदर बीमार है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने देखी है। किसी की मदर बीमार है, या फिर किसी की कोई मीटिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और उसने लेट्स से शाम की उसने मीटिंग करी है और वो उसकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो ऑलरेडी वो टिकट बाय कर चुका है, अब अगले दिन वो पहुंचता भी है, तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो मतलब वो कैंसिल ही करेगा, ऑब्वियसली कैंसिल करेगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब पैसेंजर को मैं एज अ क्रू पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ कि हम तक वो कैसा आता है। और मोस्टली जो ग्राउंड स्टाफ होता है, क्योंकि आप जो डील करते हो, जैसे लेट्स से कि अगर आपकी फ़्लाइट डिले हो रही है, तो आप जाके पहले ग्राउंड स्टाफ को पकड़ोगे, बेचारे को, जो वहाँ पे खड़ा रहता है यूनिफॉर्म पहन के। आपको बहुत सारी चीज़ें, वो बैक स्टोरी भी नहीं पता होती है उसकी, कि वो किस माइंडसेट के साथ, हो सकता है उससे पिछली फ़्लाइट भी डिले हुई, वो पहले गालियाँ खा चुका 1 घंटा। अब आप पहुँचे हो, आपके लिए तो आपकी फ़्लाइट डिले हुई है, तो आपके मन में अलग गालियाँ,
पिछले वाला अलग गालियाँ दे के बैठा हुआ है। तो वो जो बेचारा वहाँ खड़ा होता है ना, वो रोज़ नई नई गालियाँ सुनता है। तो अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि मतलब कि अब मेरे को ना ये चीज़ कि जो मैंने फेस किया वो मेरे को मतलब है शुरू में कीड़ा, इसके लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मतलब गो थ्रू भी करी हैं कि यार कोई और फेस ना करे ये वाली। इसी रीज़न की वजह से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था। मैंने ऑनलाइन ओपनली सब के बारे में बात करना शुरू किया था। तो अब जो मेरे सामने पैसेंजर रोए हैं, लिटरली पैसेंजर रोए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उनके लिए जाना और फ्लाइट डिले हो गई। फिर मेरे सामने फ़्लाइट कैंसिल भी, और ये मैं बात बता रहा हूँ 2024 की। अभी भी सेम कंडीशन चल रही है। अभी आप एक काम करो, आप हैशटैग डालो इंस्टाग्राम पे स्पाइसजेट, और आपको जितनी ज़्यादातर जो वीडियोस आएंगी उसमें पैसेंजर या तो चिल्ला रहे होंगे या परेशान होंगे, गालियाँ दे रहे होंगे, हमारी फ़्लाइट डिले हो गई, हाय हाय स्पाइसजेट, या ये बंद करो स्पाइसजेट, यही सब चल रहा होता है। तो मतलब गलत वो नहीं है, उन्होंने पेमेंट किया अपनी साइड से। तो यहाँ पे अब मैं आपको क्रू पर्सपेक्टिव बताता हूँ। मेरे सामने की बात है कि मैं मतलब कि अब जो फ़्लाइट थी वो 6 घंटे डिले थी। हम फ्लाइट में पहुंचे तो हम भी वेट करते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमें मतलब एंड टाइम पे ही पता लगता है, हम भी वेट कर रहे होते हैं। हमें भी न्यूज़ मिल रही होती है कि हाँ 1 घंटा डिले है, 2 घंटा डिले है, बैठे हुए बेस पे बैठे हुए हैं। पर रीज़न पता चलता है कि क्यों डिले? रीज़न, अब आप एक चीज़ सोचो ना कि ऑलरेडी एक कंपनी लॉस में, बहुत ज़्यादा लॉस में। अब मैंने बोला ना शुरुआत में कि भाई आपने ना एक साथ कई सारे टॉपिक को है ना एक साथ कंबाइन कर दिया। अब ये सारा इंटरकनेक्टेड है पर ये सारी चीज़ें अलग अलग है। लेट्स से कि अभी कोई कंपनी ऑलरेडी लॉस में है, और जो ये फ्लाइंग है ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें होती है। आप 38,000 फीट पे उड़ रहे होते हैं, वहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम कब बन जाए पता नहीं लगता। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। और वो जो पैसेंजर है वो भी गालियाँ दे रहा है क्योंकि उसने पैसा दिया, उसको फ्लाइट टाइम पे नहीं, और वो क्रू है उसकी बेचारी कोई गलती नहीं है। और रीज़न क्या है, रीज़न किसी को भी नहीं पता। रीज़न मेंटेनेंस हो सकता है। अब आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आपकी गाड़ी ख़राब है, तो आप क्या सोचोगे यार थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ठीक करा लूँ कि मेरे डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए, पर मैं कोशिश करूँगा। अब यही प्रॉब्लम रहती है कि अभी कितने डीजीसी ने कितनी सारी मतलब ये प्रॉब्लम्स निकाली थी। अभी एक रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, उसमें कितनी सारी, अभी वही वाली बात है यार, मैं बहुत सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, आप कनेक्ट करना। एयर इंडिया का क्रैश हुआ था उसके बाद मतलब कि आप, और वो बहुत छोटी मतलब जो वजह थी उसकी वजह से कितनी सारी जाने गई थी। तो एविएशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को लीड कर जाती है। तो मेंटेनेंस भी इशू होता है, एंड टाइम पे टेक्निकल फॉल्ट आ गया। आपको तो सिर्फ इतना बताया एज अ क्रू आप क्या करोगे, आप भी अंदर बैठे हो, पैसेंजर भी अंदर बैठे, और एक बार आप अंदर चले गए एयरक्राफ्ट के तो आपको वापस से घुमा के पूरा मतलब डिपार्चर पे लेके आना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो नहीं होते। तो कभी आपने देखा वो 3-3, 4-4 घंटे वहीं पे पैसेंजर एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे हुए हैं, ऊपर से एसी भी नहीं चलाते हैं। फिर तो आप समझ रहे हो ये चीज़ है। और उसमें फिर अब क्रू के ऊपर क्या प्रेशर रहता है, क्रू को उस पैसेंजर को खुश करना है। इस कंडीशन में जहां पे ऑलरेडी वो फ्रस्ट्रेटेड है, वहां पे क्रू को पैसेंजर को खुश करना है। अगर क्रू की उस टाइम पे कंप्लेन आती है तो क्रू के खिलाफ एक्शन होता है। आप बताओ क्रू क्या करेगा, कैबिन क्रू क्या करेगा उस टाइम? पर वो जो डीले होता है, जो आप कह रहे हो 3-4 घंटे वेट कर रहे, तो वो टेक्निकली होता है या फिर कुछ नेचुरली? यार एक्चुअल रीजन तो हम तक भी नहीं पहुंचता ऐसा क्रू। अगर सिंपल एक ही टर्म हमें बता दी जाती है, टेक्निकल कुछ इशू हुआ है, तो बस इसलिए फ्लाइट डिले होगी। बोलते हैं 1 घंटा होगा, हमने पैसेंजर को 1 घंटा बता दिया, पता लगा और टाइम, क्योंकि इंजीनियर तो बेचारे अपना काम करने में लगे। फॉल्ट इसमें एम्प्लॉयज़ का नहीं है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो कैबिन क्रू, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ हो। जो ग्राउंड स्टाफ वहाँ पे खड़े होकर गालियाँ खा रहा है पैसेंजर्स की, उसको भी नहीं पता होती पूरी बात। उसको बोल दिया भाई अभी टेक्निकल डिले है, टाइम लगेगा, बता दो। अब बताने वाला तो बता के चला गया, अब उसकी जान निकल रही होती है। कभी उस ग्राउंड स्टाफ की सोचो कि जिसको जाके खबर देनी है पैसेंजर को, जो ऑलरेडी 1-1.5 घंटे से बैठे हैं फ्लाइट डिले के चक्कर में, उसे जाके खबर देनी है कि भाई फ्लाइट तुम्हारी 2 घंटा और डिले हो गया। और उसके बाद जान तो उसकी तब जाती है जब वो बोलता है कि अब कैंसिल होने वाली है फ्लाइट। आप सोचो ना कि पैसेंजर भूखे, उनकी गलती नहीं है, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस टर्म, पर वो भूखे भेड़ियों की तरह बैठे होते हैं कि गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड वो इस तरीके से बैठे होते हैं। और उसे जाके उन्हें जाके आप ये खबर दो कि भाई तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल होने वाली, क्या हाल करेंगे वो उसका। और उनके सामने तो वही है मेन स्टाफ को। भाई जब जहाँ पैसे दे दिए किसी ने, फिर उन्हें तो सर्विस चाहिए ही। वो तो Obviously उसमें चाहिए। डीले हो गया, वो होगा, वो तो जायज़ है कि भाई गुस्सा आएगा इंसान को। क्योंकि ये भी होता है कि एयरलाइंस की तरफ से जैसे कैंसिल हुई फ्लाइट तो लोगों को नहीं मिलता इतना रीइंबर्समेंट, पैसे कट जाते हैं, या खुद से बंदा अगर करा रहा है, खुद से कैंसिल कर रहा है, तो उसका भी मतलब उनको कुछ नहीं मिलता, रिफंड भी ज़्यादा 50% इतना मिलता है। तो ये भी एक लूप होल है ही, जिससे कि लोग परेशान होते हैं और भी ज़्यादा। तो फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ती है इस चीज़ से।
या फ्रस्ट्रेशन तो बिल्कुल जायज़ है, मैं तो आपको बोल रहा हूँ ये वाली चीज़, पर उनको मतलब एक अवेयरनेस वाली बात है। अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सारी चीज़ें, एक अवेयरनेस वाली बात है कि यहाँ पे उनको पता होना चाहिए कि जो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा हो वो भी प्रॉपर्ली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप समझ रहे हो? क्योंकि हमें क्या लगता है, हमारे सामने तो जो होगा भाई हम उसको पूछेंगे, पर उसको तक उसके सीनियर्स प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते, और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल भी गई तो आपको गुस्सा तो ठंडा नहीं होगा ना। आपको मैंने बताया कि भाई ये रीज़न है, ठीक है, और उसका कुछ टेक्निकल इशू है। टेक्निकल तो कोई भी इशू हो सकता है, इंजन में इशू हो सकता है भाई, अब और भी कोई इशू हो सकता है, टेक्निकल कुछ भी इशू हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि आप जब एयरक्राफ्ट है भाई जो 38,000 फीट पे उड़ेगा, तो उन्हें एक अच्छी स्टेट में रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम संभाली जा सकती है, वहाँ नहीं संभाली जा सकती। तो अब ये सवाल ये नहीं है कि भाई पैसेंजर्स क्या फील करते हैं, पैसेंजर्स वो गो थ्रू जो कर रहे हैं ना, वो उसमें एयरलाइन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एयरलाइन इतना ज़्यादा अपनी मेंटेनेंस पे खर्च क्यों नहीं कर रही है कि वो एंड टाइम पे वो डिले आते हैं, वो टेक्निकल डिले आते हैं। और क्या, क्योंकि यार एज अ पैसेंजर तो मैंने ट्रैवल नहीं किया, एज अ क्रू किया, आपने एज अ पैसेंजर किया होगा, तो क्या आप लोगों के पास ऐसी कोई सोर्स होती है कि ये जो कंपनी है वो कितनी फ्लाइट कैंसिल करती है और इसमें डिले वगैरह कितने होते हैं? ये तो कोई देखता ही नहीं भाई। मतलब इसके फिगर्स नहीं है, बस अगर न्यूज़ में कुछ आ गया, सोशल मीडिया पे कुछ आ गया तो देख लेंगे इसका नाम थोड़ा खराब चल रहा है टाइप्स। टू बी ऑनेस्ट ये मैनेजमेंट मुझे लगता है होना चाहिए पैसेंजर के लिए, क्योंकि यार वो तो अपना पे कर रहा है ना, उसकी तो सच में कोई गलती नहीं है बेचारे की, वो तो अपना पेमेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ना ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए इंडिया में कि कौन सी फ्लाइट कितना कैंसिलेशन करती है और कितना डिले करती है और कितनी प्रॉब्लम उस एयरलाइंस के साथ है। और एक और बात है, एयरलाइंस कभी अंदर की चीज़ें बाहर नहीं आने देती। अब कोई भी एयरलाइन होगी, वो आप ऐड देखते होंगे, उसमें कोई सुंदर सी मॉडल या सुंदर सा मॉडल आएगा, ठीक है, वो बोलेगा यार कि हम मतलब इस एयरलाइन में फ्लाई करो, ये करो, मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस। अब वो अपने पीआर में ऑलरेडी इतना पैसा खर्च कर रहा है, अब वहाँ पे अगर कंपनी की चीज़ें बाहर आने लग गई तो वो जो ऑलरेडी जो पैसा वहाँ खर्च हो रहा है वो तो बेकार होगा ना। तो दैट इज़ द रीज़न मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन पैसेंजर के पास नहीं पहुँचती कि इस फ्लाइट का मतलब इंडिया में एक तरीके से कितना एफिशिएंटली फ्लाई कर रही है, कितना अपने पैसेंजर को टाइम पे पहुँचा रही है, एक एक्चुअल डेटा अवेलेबल नहीं है पब्लिक। ये भी होता है, और ये भी होता है कि जैसे आप बता रहे हो कि एड में एक्सपीरियंस दिखाते हैं कि भाई सीट्स की, खाने की, पर होता तो जो खाना है, आप बताना कि थोड़ा ऐसा होता है कि वो पुराना होता है, या मतलब बहुत टाइम पुराना उसे फ्रीज करके रखते हैं, फ्रेश नहीं होता वो, फ्रोजन होता है, फ्रोजन फूड, पर वो कितना मतलब पुराना होता है। नहीं, पुराना नहीं होता। इस चीज़ को मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि एयरलाइन मतलब खाना आपको वो पुराना खिला रही है, बट यार ये वही वाली चीज़ ना, उसमें केटरिंग स्टाफ इन्वॉल्व होता है। हमें लगता है कि सब कुछ थर्ड पार्टी भी होती है, अब जो केटरिंग स्टाफ है वो थर्ड पार्टी है, अब वो खाना कैसा बना के दे रहा है। अब एक बात बताओ यार, कई बार आपने कुछ सारी इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी होंगी जहाँ पे मतलब आप उनकी वो चीज़ें बन कैसे रही हैं, कोई पैर से उसको खूंद रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो हम जब खा रहे थे हमें तब नहीं पता लगता, पर जब हम वीडियो देखते हैं हमें पता लगता है। तो एयरलाइंस भी थर्ड पार्टी से कोलेबरेट करती हैं। अब वो खाना कैसा, एयरलाइन अच्छा खासा पे करती है, सच में एयरलाइन से ये केटरिंग स्टाफ वगैरह खूब अच्छा कमाते हैं। अब वो अपनी साइड से कुछ गड़बड़ करते हो तो वो बात अलग, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ में आपने देखा होगा यार उसके खाने में ये आ गया, खाने में गंदा आ गया, इंडिगो के सैंडविच में ये इशू आ गया, उसमें एयरलाइन की कोई गलती नहीं है। मतलब इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि ये तो चीज़ गलत नहीं है। इंडिगो के सैंडविच में तो कुछ आता ही नहीं, बस वो ब्रेड आती है, उसके अंदर कभी कुछ नहीं तो आता। पैसे लेके देते हैं ना, बेचते हैं तो वो तो ठीक बेचते हैं, फ्री वाले करते हैं इधर। फ्री वाला ही मेजरली फ्री वाला ही नहीं, मैंने होता तो देखा पैसे वालों में भी गड़बड़ निकली है, मैंने तो देखा है। भाई थोड़े और इनसाइट्स बताओ ना, जैसे आप तो अब एक्स एम्प्लॉय, आप काम नहीं करते एविएशन में, और जैसे ये बात कर रहा है फूड की, तो कितने घंटों फ्रोजन होता है वो, कितना पहले का फूड होता है वो? यार जैसे सपोज करो, कई बार डाउट ये भी आता है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि फ्लाइट में खाना बचता भी है। अब आपने उसका क्या करते हैं? उसको डिस्कार्ड करते हैं, उसको डिस्कार्ड करते हैं, हम ही करते हैं, हमें पता है, और क्लियरली उसको डिस्कार्ड किया जाता है। तो ये जो आपने पकड़ा भी वाला एरिया जो थोड़ा सा ये सेफ है, मतलब केटरिंग में एयरलाइन की कोई गलती नहीं है। भाई वैसे और कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं? जैसे डीले का आपने बताया कि यार एयरलाइंस कभी नहीं बताएगी रीज़न क्या है, टेक्निकल इशू बोल देंगे, और एम्प्लॉयज़ भी कुछ नहीं कह सकते। अब इसमें पैसेंजर भी, कॉमनर भी सिर्फ वेट ही कर सकता है। और कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो एयरलाइंस की नहीं होती, और मोस्ट कॉमनली पैसेंजर्स बोलते हैं कि एयरलाइंस ये कर रही है, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उनकी गलती नहीं होती, ऐसा सुनने को मिलता है कुछ? यार इसके अलावा तो जहाँ तक मुझे दिमाग में आ रहा है, ज़्यादातर हर जगह एयरलाइन की गलती होती है, ठीक है। तो चलो एयरलाइन की गलतियों की बात कर लेते हैं, क्या क्या गलती और कर रहे हैं एयरलाइन। भाई मैंने आपको एक स्टोरी बताता हूँ, आप इससे शायद थोड़ा सा चीज़ों को समझ जाओगे। और स्पेसिफिकली मैं XYZ कैबिन क्रू, और ऑलरेडी ये चीज़ें ओपन में है, मतलब आप न्यूज़ वगैरह सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगी कि आप तीनों एक तालाब, मतलब जा रहे हो, वहाँ पे रास्ते में एक तालाब पड़ता है, वहाँ पे एक इंसान डूब रहा है, आपकी पहली इंस्टिंक्ट क्या आएगी? इसको बचा लेता है।
आप उसको जाके बचाते हो। आप गए, अब आपने उसे बचाया, उसने आपको थैंक यू बोला, उसके बाद अपने रास्ते निकल गए। अब आपको उसी रास्ते से वापस आना भी है। अब 3 घंटे बाद आए, 3 घंटे बाद वही आदमी फिर डूब रहा है। आपने सोचा चलो यार क्या पता कोइंसिडेंस हो, ठीक है, आपने फिर बचा लिया। अब आपने उसे जैसे साइड में लाया, उसने थैंक यू बोला, आपने कहा भाई थोड़ा ध्यान रखियो, मत डूबियो। उसके बाद आप अगले दिन सुबह सुबह गए, वो फिर डूब रहा है। अब आपका क्या माइंडसेट आएगा? ये पागल है, डूबने दो इसे। डूबने दो। नहीं, आपका दिल बहुत अच्छा है, आप फिर बचा लेते हो, ठीक है। अब आपको ये चीज़ भरोसा हो गया यार, नहीं अब तो नहीं डूबेगा यार, 3 बार इसको बचा लिया। चौथी बार आप शाम को फिर आ रहे हो हंसते खेलते हुए, अब आपको फिर डूबता हुआ मिल रहा है। तो ये कहानी है स्पाइसजेट की। 2005 में स्पाइसजेट शुरू हुआ। शुरू तो पहले हुआ, इसका नाम वाम चेंज हुआ था, पर 2005 में ऑफिशियली कमर्शियल फ्लाइट इसने शुरू करी थी। सही चला, अच्छा चला। 2014 में ये बिल्कुल शट डाउन होने के कगार पे आ गया। रीज़न वही, उस समय भी सैलरी डिलेज थे, डेट था, यही सारे इश्यूज थे। पर इनको तो बड़ी बड़ी फंडिंग भी मिलती है। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। तो 2014 में आ गया, और आपको पता है उस मतलब कि इंडिया में जो एयरलाइंस की हिस्ट्री रही है वो अच्छी नहीं रही है। किंगफिशर, ठीक है, और वो सहारा थी एक, आपको याद होगा। तो एक्चुअल में उस समय पे एम्प्लॉयज़ की सिचुएशन इतनी बुरी नहीं थी शुरुआत में। जब एंड टाइम में वो डूबता हुआ जहाज़ बनी तब सिचुएशन बुरी है, पर उससे पहले सिचुएशन इतनी बुरी नहीं थी। अपने एम्प्लॉयज़ को वो अच्छे से रखते थे। उसके बाद स्पाइसजेट भी ठीक था। 2014 में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद 2000 इन्हें फंडिंग वंडिंग मतलब कि चीज़ें थोड़ी ठीक हुई। उसके बाद इन्होंने प्रॉफिट शो किया। अब मैं कुछ चीज़ें मैं भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्या होता है कि भाई ये भी छोटी छोटी बातों में मान आने की चीज़ें आ जाती हैं, तो मुझे भी बहुत चीज़ें सोच के बोलनी पड़ेगी। तो वो तो अपना गूगल सर्च कर लेना, आधी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। उसके बाद 2019 में बंद हुई जेट एयरवेज। और जेट एयरवेज सच में आप उसके किसी एम्प्लॉय से पूछना, बहुत एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी। तो फ्लाइट्स भी बढ़िया होती थी भाई, पैसेंजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बढ़िया होता था जेट एयरवेज। स्टिल वो बंद हो गई। अब उसके बाद जब जेट एयरवेज बंद हुई तो इन्होंने क्या किया, स्पाइसजेट ने 2019 में इन्होंने उसके एयरक्राफ्ट लिए, उसके रूट लिए, इन्होंने एक्सपेंड कर दिया। जब आपको पता है 2014 में आपकी ये हालत हो गई थी कि आप बंद होने के कगार पे थे, तो 2019 मतलब एक बच्चा भी बता देगा यार। आई एम नॉट एनी एक्सपर्ट वगैरह, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं तो एज एन एम्प्लॉय जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे होती है, जैसे जनरल ऑडियंस मतलब एज ए पैसेंजर जितनी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है उतनी चीज़ें पता है। मैं जिस कंपनी में हूँ, मैंने इंटरव्यू के लिए तैयारी करी तो पूछते हैं ना कि भाई आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हो, तो मुझे भी गूगल से इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी जो मैं बता रहा हूँ आपको। उस समय शायद सिलेक्शन मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा था, कुछ गलत भी मिल गई। तो जब इंटरव्यू में गए तब अच्छी वाली बता दी, अब निकाल दिए गए तो थोड़ी गलत वाली बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे तो ये वाली चीज़ें भी पता लगी कि 2019 में इन्होंने एक्सपेंड किया। अब ये बेसिकली आप भी बोल दोगे यार आपका रूट स्ट्रांग नहीं है, किसी घर की नींव स्ट्रांग नहीं है, तो आप उसमें तीसरा फ्लोर खड़ा करोगे? नहीं करेंगे भाई। आप पहले दूसरे नींव को मजबूत करोगे ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेंड किया। अब एक्सपेंड करने के चक्कर में वहाँ से चीज़ें और ज़्यादा खराब हुई। फिर आ गया कोविड में इनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। एयर इंडिया ने सर्वाइव किया। एयर इंडिया का हिस्ट्री कोई ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, पर एयर इंडिया जब तक गवर्नमेंट के अंडर थी, मतलब तब तक एम्प्लॉय फ्रेंडली थी, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है एज एन एम्प्लॉय। मैं खुद एयर इंडिया में भी था, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसके बाद पर इसने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिए उस टाइम पे, जब आपको मतलब ये मुझे नहीं पता, इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट एक कंपनी में होते हैं जो एक राइट डिसीजन लेते हैं, जिनको पता होता है कि हमें ये करना नहीं करना, फिर भी इन्होंने किया। उसके बाद कोरोना के बाद इनकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होगी, और जो एम्प्लॉय झेल रहे थे वो तो अलग है, उसका तो कोई काउंट ही नहीं है। उसके बाद इन्हें 24-26 के बीच में फंडिंग मिली 4172 करोड़, ठीक है, 4172 करोड़, ठीक है। उसमें से सारे डेट क्लियर करके इनके पास कितना बचा होगा, गैस करो? 2 करोड़ 4000 करोड़ में से 2 करोड़ नहीं यार, 150 करोड़ के आसपास इनके पास बचा। फिगर थोड़ी इधर उधर हो सकती है, न्यूज़ में है यार, सब कुछ ओपन है, ठीक है, तो फिगर थोड़ी इधर उधर हो सकती है। अब सोचो इनके ऊपर डेट कितना हो गया था, और मतलब 2024 में फिर भी इन्होंने सारा क्लियर कर दिया। एक जीरो से स्टार्ट तो हुई चीज़ें, 26 में फिर ये उस कंडीशन में आ गए। अच्छा, अभी आप देखोगे कि अभी भी एम्प्लॉयज़ को सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, 2-2 महीने लेट हो रही है। मेरे को खुद इंस्टाग्राम पे मैसेजेस पड़े हुए हैं अभी कि हमारी सैलरी नहीं आई और मकान मालिक निकाल, कसम से मैं आपको एग्जैक्टली मैसेज पढ़ा दूंगा। उसके बाद अब ये पैसेंजर्स को जिनको वो जाके टारगेट कर रहे हैं, उनकी भी तो एक स्टोरी समझनी पड़ेगी ना, कि भाई मैं इस जाके से गालियां दे रहा हूँ, पहले मैं इसके बारे में तो सोचूं, ये ग्राउंड स्टाफ है, अब ये गालियां खा तो रहा है, पर इसके हाथ में है क्या, या जो क्रू है वो गालियां खा तो रहा है, इसके हाथ में है क्या, और ये चीज़ें कॉमन है।
उसके बाद क्या होता है कि अब एक चीज़ समझना, 3 महीने का हमारा नोटिस पीरियड होता है। मेरे को सैलरी 2 महीने से नहीं मिल रही है। अब मैं सोचता हूँ एक काम करो यार, रिजाइन कर देता है। अब मुझे वो 3 महीने का नोटिस पीरियड भी सर्व करना पड़ेगा बिना सैलरी के। 2 महीने सैलरी मुझे नहीं मिली, अगर मैं नहीं करता हूँ 3 महीने का, तो मुझे उल्टा पेमेंट कंपनी करना पड़ेगा। मुझे तो सैलरी मिली नहीं है, मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। इन केस मैं नहीं करता हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं मिलेंगे, मैं किसी और एयरलाइन में नहीं ज्वाइन कर सकता। तो आप समझ रहे हो कि उस बंदे के ऊपर उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। शायद आपके प्लेटफॉर्म पे आके मैं कितने सारे एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो एक मतलब एक विंडो वो ओपन कर रहा हूँ जहाँ से ना आप लोग भी ना उन एम्प्लॉयज़ को देख सकते हो। यार अब एक बात हो, इंडिया में कंपनी कोई भी हो, पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से तैयार करते हैं कि यार बच्चा बड़ा होकर जॉब करेगा, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि आगे चल के मतलब जॉब मार्केट कितना ख़राब है, जो एम्प्लॉयज़ की स्थिति है वो क्या है, ये सारी चीज़ें भी है। बड़ी कंपनी में लॉस का रीज़न क्या बताते हो मेजरली? कि मतलब चलो सैलरी तो डिले हो रही है तो कॉज है, मतलब इफेक्ट है, पर कॉज क्या है मेजर? क्योंकि हम देखते हैं कि फ्लाइट जब भी हमने ट्रैवल करा है, इंडियन डोमेस्टिक फ्लाइट्स में तो आज तक कोई फ्लाइट खाली देखी नहीं। मेजरली 80% 90% ऑक्यूपेंसी पे तो हर फ्लाइट उड़ रही है, प्लस फ्रीक्वेंसी भी इतनी है कि दिन में 10-20 फ्लाइटें उड़ रही है, प्लस कोई अब टिकट इतनी भी सस्ती नहीं है। तो ये मेजर लॉस का रीज़न अगर आपको पता है तो। अभी तो आपके सवाल में ही जवाब है, ठीक है। आपने बोला कि सारी फ्लाइट्स फुल जा रही हैं, ठीक है, मतलब अच्छा खासा पेमेंट इनको मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट गड़बड़ है। अभी करंटली तो खैर ये वॉर जो चल रहा है वो भी है, उसकी वजह से फ्यूल प्राइसेस हाइक हुए हैं, तो वो तो कॉमन हर कोई झेल रहा है। अगर मैं बोलूँ कि यार बट वो तो कस्टमर पे भी आ रहा है, वो ना तो कस्टमर भी, अभी इंडिगो ने मेरे ख्याल सरचार्जेस वगैरह लगाए हैं उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है, वो तो है। पर उसके बाद अगर ये सिर्फ अभी हो रहा होता तो हम समझते कि यार ठीक है, एक एक्सटर्नल रीजन है, वॉर चल रही है, फ्यूल प्राइसेस आई है, पर ये तो कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट भी क्यों कुछ नहीं कर रही है। अब सवाल ये आता है, अब इसमें गवर्नमेंट की भी गलती नहीं है। गवर्नमेंट एक बात तो अभी जो विस्तारा थी, विस्तारा कहाँ है? विस्तारा में फ्लाई विस्तारा तो अब है ही नहीं, एयर इंडिया में मर्ज हो गए, और वो एयर इंडिया एक्सप्रेस में एयर एशिया मर्ज हो गए। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस एक ही ग्रुप की है, एयर इंडिया की है, बची कौन सी? कुछ है ही नहीं अभी बस इंडिगो और स्पाइस से तीन चार ही चल मैं रही कभी है। काउंट नहीं करता, सच बताऊं। अभी जो करंट जितना पैसेंजर उसको गालियां दे रहे हैं अभी इंस्टाग्राम पे, तो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ उसको कि वो अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस पैसेंजर को दे रही है ज़्यादा। पर उसके बाद बची इंडिगो तो खैर मतलब कि वो तो चली आ रही है। वो तो मैं बोलता हूँ कि एम्प्लॉयज़ के लिए तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि उनकी पर्सनल चीज़ है, पर पैसेंजर के लिए तो ठीक है, चल ही रही है, ठीक है। ये है टाइम पे पहुंचा देती, टाइम से पहले पहुंचा देती है कि अगली भी उड़ानी है, जल्दी चलो। तो गवर्नमेंट मोनोपोली क्रिएट नहीं होने देना चाहती, तो गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि ना शट डाउन हो, क्योंकि स्पाइसजेट इस समय पे जो कंडीशन है वो शट डाउन वाली है। जब यार एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं मिल रही है, पहली बात तो एम्प्लॉयज़ की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। मेरी सैलरी से आप कंपनी क्यों चला रहे हो? कंपनी आप अपनी फंडिंग से चलाओ, कंपनी आप अपने मेरे कंसेंट से आप मेरी सैलरी काट रहे हो क्या? पीएफ नहीं आ रहा था, इलीगल है पीएफ काटना 2 साल तक। अभी दिल्ली पुलिस में इनके खिलाफ एफआईआर हुई थी, उसके बाद इन्होंने पीएफ दिया था, 2 साल इन्होंने पीएफ नहीं दिया था स्पाइसजेट ने। और ये ऐसा भी था कि जैसे पैसे तो नहीं मिल रहे आपको, और एयरलाइन जो जिसमें आप काम कर रहे हो वो आपसे और भी ज़्यादा काम करा रहे हैं, मतलब ओवरवर्क। वो तो हो ही गया ना यार। आप एक बार बताओ, मेंटल स्टेट क्या है? ओवरवर्क। आपकी ड्यूटी क्या है एज ए कैबिन क्रू, एज ए ग्राउंड स्टाफ? आपकी ड्यूटी क्या है? ये तो आप भी समझ लोगे कि जाके भाई मुझे अपने पैसेंजर को हैंडल करना है, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी है, टाइम से लेके जाना है, टाइम पे पहुंचाना है। पर जो आप गालियाँ खा रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम ही तो है, वो तो एक्स्ट्रा जॉब है ना, जो आप 1-1 घंटा गालियाँ दे रहे हो। अब गंदी गंदी माँ बहन की सारी गालियाँ चलती हैं। अब उसमें आपके खिलाफ कंप्लेन भी नहीं, अबे पूरी एयरलाइन के खिलाफ कंप्लेन है भाई। तुम उसे क्रू को बोल रहे हो कि तेरे खिलाफ कंप्लेन, उसमें उसकी सैलरी कट जाती है। आप समझ रहे हो? अभी अब एयर इंडिया का बताता हूँ। एयर इंडिया में रिसेंटली एक न्यूज़ है, आपने सुनोगे, BMI कि क्रू का अगर वेट ज़्यादा है तो उसके लिए कंपनी छोटी छोटी पनिशमेंट डिसाइड करी है कि लाइक उसके लिए या तो सैलरी कट होगा। अब आप एक चीज़ समझो कि मैं सुबह 3 बजे उठ रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट के लिए जा रहा हूँ, मेरा कोई रूटीन नहीं है, उसके बाद कोई पर्सनल रीज़न की वजह से थोड़ा वेट बढ़ेगा। अब उसके चक्कर में कंपनी ने मुझे और पनिश कर दिया, तो मेरी क्या पनिशमेंट रखी है उसमें? सैलरी भी कट है, और मेरे ख्याल से ये मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर, तो मैं इसको मतलब कोई आरोप टाइप नहीं लगाऊंगा, पर ये मैंने सुना है कि 1 साल तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी बंद है, मतलब सिर्फ डोमेस्टिक मिलेंगे। और ये सिर्फ वेट बढ़ने की वजह, वो BMI बढ़ने की वजह से, मतलब ये इशू आते हैं। अब यार बढ़ेगा ना। अब एक एम्प्लॉय आपके साथ 5 साल तक लॉयल रहा है, 5 कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ को निकालना बहुत आसान है, एविएशन में बहुत ज़्यादा आसान है। मैं पैसेंजर कंप्लेन आपके खिलाफ आ गई यार, 180 पैसेंजर आप जो एयरबस है A320, उसमें 180 पैसेंजर आप एक टाइम पे हैंडल कर रहे हो, एक दिन में 4 सेक्टर हो रहे हैं, तो आप टोटल पैसेंजर लगा लो,
आप समझ रहे हो, इतने पैसेंजर आप एक दिन में, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक पैसेंजर उनमें से नाराज होके आएगा ही आएगा अपने? और इंडिया में चाहे कुछ भी बोलो, थोड़ा सा एजुकेशन का प्रॉब्लम है, जो अपनी फ्रस्ट्रेशन है वो सर्विस इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉयज उन पे निकालते हैं। आप होटल में भी जाओगे तो आपने देखा कितनी सारी वीडियो, बेचारा वो जो होटल स्टाफ होता है वो गालियाँ खा रहा होता है, थोड़ा सा 5 मिनट कुछ हो गया तो गालियाँ खा रहा होता है। तो ऐसे ही जो क्रू होता है वो, यार आप प्रोबेबिलिटी लगा लो ना कि यार मतलब एक पैसेंजर तो साला 4 सेक्टर में 180 पैसेंजर एक फ्लाइट में, एक कंप्लेन तो आएगी। अब वो कलेक्ट करती है एयरलाइन, अब उसके बेसिस पे आपको कभी भी निकाला जा सकता है। भाई आपका तो एक्सपीरियंस बता रहा है कि आप तो बहुत परेशान रहे हो अपने पूरे जर्नी में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा आपके लिए, ग्राउंड स्टाफ के लिए भी और वैसे क्रू के लिए भी। पायलट्स के लिए कैसी है इस टाइम एविएशन इंडस्ट्री? पायलट्स के लिए भी थोड़ा चिल है? नहीं यार, अभी आप बहुत सारी वीडियोस देखोगे यार, कुछ लोग होते हैं जो हिम्मत करते हैं और ओपनली इंस्टाग्राम वगैरह पे आके अपनी बातें रख देते हैं। वैसे जैसे मैंने बताया, कंपनी पूरी कोशिश करती है कि ये चीज़ें बाहर ना जाए, क्योंकि उसकी पीआर हर्ट होगी भाई, उसका तो पैसेंजर आ रहा है। तो कंपनी पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी हिम्मत करके आते हैं और ऑनलाइन चीज़ें बता देते हैं। तो अभी स्पाइसजेट में जहाँ तक कि मुझे पायलट्स ने भी मैसेज किए हैं, उनको लगता है कि यार मैंने वो वीडियो बना ली तो मैं सब कुछ कर दूंगा। नहीं भाई, मैंने भी सिर्फ प्रोटेस्ट किया था एक्चुअल में, उस प्रोटेस्ट का रीज़न भी आपको बताऊंगा। तो पायलट्स, स्पाइसजेट में तो पायलट्स भी परेशान हैं। अच्छा जी। है, पर जो बंदा अपना सीपीएल कर रहा है इतने महंगे पैसे लगा के, वो बाहर आके मुश्किल ही कुछ बोलेगा, क्योंकि वो अपनी जॉब को रिस्क पे नहीं डालेगा। गलती से एयरलाइन ने कुछ उसके उस पर लिख दिया तो वो आके उसको नेक्स्ट टाइम जॉब भी नहीं मिलेगी। तो ये जो जॉब खोने का डर है ना, पूरा करियर बर्बाद होने का डर है, इस वजह से कोई भी आके बाहर कुछ नहीं बोलता है। आपका सही है, जॉब छोड़ दिया बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, मैंने अपना करियर खत्म कर दिया, मैं एविएशन ज्वाइन नहीं कर सकता। अच्छा हाँ, तो मैंने रिस्क लिया। आपने क्यों लिया था, आप कह रहे थे? मैं बताता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ कि उस सैलरी मेरी भी डिले थी, और मेरे साथ भी सेम सीन हुआ था कि क्या हुआ था कि घर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मुझे थोड़े से पैसे घर भेजने थे। अब भाई पेरेंट्स तो करते हैं ना कि थोड़े, वो मेरे पेरेंट्स मुझसे कभी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, वो ज़्यादा चीज़ें हैंडल कर लेते, पर उस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी। तो उन्होंने मुझसे बोला, तो थोड़ा सा मैं इसलिए भी मुझे बुरा लग रहा था, यार मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं थोड़ी भी हेल्प नहीं कर पा रहा। वैसे तो कभी कुछ बोलते नहीं मुझसे, पहली बार बोले, मैं नहीं कर पा रहा। और उसके 4-5 दिन बाद किराया भी लेट हो रहा था, तो मैं मकान मालिक को बार बार बोल रहा था, उससे कॉल आ रहे थे, मैं बोल रहा था यार आपको तो पता है स्पाइस में सैलरी डिले चल रही है, तो मैं दे दूंगा, आपको दे दूंगा, पर मतलब यार उसके भी अपने रीजंस होंगे। उसने बोला भाई मेरे को तो, मैंने तो दिया हुआ है ना तेरे को, मैं तेरी जगह किसी और को देता, वो भी तो टाइम पे देता ना, तू क्यों टाइम पे नहीं दे रहा है? तो मैंने फिर ठीक है, वो एक दिन गुस्सा हो गया, उसने बोला भाई खाली कर दो। अब उस चक्कर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा, उसने बोला 1 हफ्ते में भाई खाली कर दो। अब मैं गया फ्लाइट पे, अब फ्लाइट थी वो डिले। अब ये एक पूरा लूप बन गया, आप समझना, कि कोई इतने ईजिली अपनी जॉब नहीं छोड़ता यार, क्योंकि मेरे दिमाग में ये थे आज ख़राब है कल ठीक हो जाएगी, भाई सैलरी थोड़ी ख़राब करूँगा। तो उसके बाद मैं गया फ्लाइट पे वो फ्लाइट डिले थी 3-4 घंटे, पैसेंजर उसमें एसी भी नहीं चल रहा सही से, पसीने। अब ये समझ रहे हो आप कि वो 3-4 घंटे पैसेंजर बाहर वेट किया और अब फ्लाइट में एसी नहीं चल रहा है। तो अब वो गालियाँ दे रहे हैं, और क्रू क्या कर रहा है, अब ये क्या करते हैं, इतने इतने ग्लास में पानी देने के लिए भेजते हैं, जो लो कॉस्ट एयरलाइन होती है। फुल सर्विस तो जैसे एयर इंडिया तो बेचारी बॉटल दे देते हैं, पर ये लो कॉस्ट एयरलाइन इतने इतने से ग्लास में पानी दिया। भाई एक बात हो, जो 4 घंटे वेट करके आप एयरक्राफ्ट में एसी नहीं चल रहा, उसको इतने ग्लास पानी में क्या होगा उसका? सही बात है। तो उस टाइम पे इन्होंने बॉटल, ये भी नहीं ढंग की बॉटल भेजते हैं यार, आज तो फ्लाइट डिले, इतने इतने से ग्लास में क्रू बार बार ट्रे में पानी ले लेके जा रहे हैं। अब वो पानी से कौन सा ठंडे होने वाले थे, वो खूब गालियाँ दे रहे हैं भर के। पहले ऑलरेडी घर से दिमाग खराब, उसके बाद वहाँ पे चीज़ें। अब उसके बाद चलो ठीक है, फाइनली फ्लाइट हुआ, सारी चीज़ें हो गई, टेक ऑफ हुआ। जब टेक ऑफ होता तब एसी चल गया था, तब चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा जो एससीसी था फ्लाइट में, मैं आ गया था, उसके बाद मेरा जानने वाला था वो। तो अब उसने क्या किया, वो ऐसे बैठा हुआ है और वो रो रहा है। अब वही वाली बात ना यार, लड़के जल्दी से रोते नहीं है भाई। भाई वो बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मैं सच बताऊं, एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था। अब मेरा जो एससीसी है वो मेरे सामने, भाई वो ऐसे रो रहा। मैंने कहा क्या हुआ, गालियाँ तो हमने सुनी है, तुम तो पैसे बेचारे पायलट को हैंडल कर रहे थे, तुम क्यों रो रहे हो? कह रही कि यार मैं ना, मतलब अब बच्चे की फ़ीस देनी है, ठीक है, उसकी बीवी की तबीयत ख़राब थी, तो उसको भी मुझे डॉक्टर के लेके जाना था, और सच बता रहा हूँ यार पैसे नहीं है, और EMI भी जानी थी, जो उसमें गाड़ी भी ले रखी थी, एससीसी था, सैलरी ठीक थी, तो वो भी कर ली थी। तो अब उसके ऊपर इतना प्रेशर, वो लिटरली रो रहा था। अब मेरा दिमाग ख़राब किया, मैंने कहा यार, जो मेन बंदा जो फ्लाइट में एससीसी होता है, जो सारे क्रू को हेड करता है, तो लीड करता है, अब वो मेरे सामने रो रहा है। अब मेरा हो गया दिमाग ख़राब। उसके बाद हमें सर्विस भी करनी थी, तो सर्विस के टाइम पे भी गए पैसेंजर्स के बीच में, वहाँ भी गालियाँ खा रहे हैं कि हमारा ये छूट गया, तुम्हारे चक्कर में ये छूट गया। पैसेंजर ऐसा नहीं कि शुरुआत में गाली देते, टेक ऑफ के बाद भाई 4 घंटे डिले हो, किसी की कुछ प्रॉब्लम है, किसी कुछ प्रॉब्लम। अब फ्लाइट में वो आ तो गए, उनको वापस निकलने भी नहीं देते,
क्योंकि वो एयरलाइन की सरदर्दी बढ़ जाएगी, तो उनको अब जाना भी पड़ रहा है, और जिस चीज़ के लिए जा रहे थे वो उनकी वो हो गई, छूट गई, तो उस चक्कर में गाली खा रहे हैं। तो फिर भी सर्विस करी, सारी चीज़ करी, तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब। तो मैंने ना एयरलाइन को मेल किया कि एटलीस्ट यार आप सबको इकट्ठा करके बता दो ना कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेन आएगी तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, आप अभी पैसे मत काटो, अब इस समय में हायरिंग मत करो। स्पाइसजेट उस टाइम हायरिंग चल रही थी। हाँ, 2,60,000 रुपए फ्रेशर से ले रहे हो आप, ये ओपन है, 2,60,000 रुपए। और उस टाइम पे जो न्यूज आ रही थी, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जो न्यूज आ रही थी वो ये आ रही थी, इन्होंने उनको भी होल्ड पे डाल दिया हायर करके। अच्छा, और ये फ्रेशर से पैसे ले रहे थे। हाँ, 2,60,000। तो मतलब लोग जॉब ज्वाइन कर रहे हैं पैसे दे के। हाँ, तो ज्वाइन वो पैसे देके मैंने होता है इंटरव्यू है, इस आप सिक्योरिटी फीस कह, सिक्योरिटी तो खैर एयरलाइन आपको वापस नहीं करेगी, ट्रेनिंग फीस कह दो, कुछ कह दो कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई इलीगल चीज़ है भाई, वो एयरलाइन की अपनी मर्जी है। एयरलाइन पर एज अ फ्रेशर आप तो 2,60,000 दे रहे हो ना, आपने दिया, आपकी ट्रेनिंग ही बीच में रोक दी, वो लगे अभी एयरलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो आपकी रिज्वाइन बाद में होगा, तो उस टाइम पे आप घर बैठे हो, आप दिल्ली में किराया दे रहे हो, आपकी सैलरी नहीं आ रही है, तो वो सारे इश्यूज भी होते थे। तो उस टाइम पे मतलब अभी 2,60,000 है, उस टाइम पे आई थिंक 2 लाख होंगे, कुछ होंगे, पर इतना पैसा तो ले रहे थे। तो उसके बाद मतलब उस टाइम पे मेरे को बहुत सारे जो एस्पिरेंट मतलब जो फ्रेशर थे उन्होंने कांटेक्ट किया था इस चीज़ को लेके, तो ये वाली चीज़ हुई। तो फिर मैंने मेल किया था, मैं घूम फिर के थोड़ा सा भटक गया था, सॉरी, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। तो उस टाइम पर फिर मैंने मेल किया कि आप एटलीस्ट आप सबको एक मतलब नॉर्मल कह दो कि यार हम भी आपके साथ हैं, किसी को निकालेंगे नहीं, कि अगर सैलरी कट रही है, हम परेशान हो रहे तो हम तुम्हें भी थोड़ा अपनी साइड से, तुम्हें कोई कंप्लेन नहीं, तुम्हारी कोई कंसिडर करेंगे, ये सारी चीज़ें कर दो, एटलीस्ट इतना तो कर दो। तो मैंने एक प्रॉपर मेल किया कि क्रू इस तरीके से परेशान है, और उस समय पे ये सेलिब्रेट कर रहे थे अपनी एनिवर्सरी कंपनी की। अच्छा, अब मेरा दिमाग उस चीज़ में और ख़राब हो गया था। मैंने कहा साला बुरे हाल है, हर किसी के एम्प्लॉय दुखी हैं, सब दुखी हैं, पैसेंजर दुखी हैं, और तुम ये पार्टी कर रहे हो। तो मैंने मेल में सब लिखा था। अब उसके बाद इन्होंने मुझे ग्राउंड कर दिया, मेरी सारी फ्लाइट हटा दी। अब मैं परेशान है, मैं कोई गलत मेल तो नहीं किया यार। अब एक बात बताओ, मैं आपके यहाँ जॉब करता हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे साथ दूसरे लोग परेशान हैं, मुझे पता है ये सेफ्टी सिक्योरिटी पे आ सकता है कि आपके एम्प्लॉयज़ परेशान, आप थोड़ी तो उनकी टेंशन हटाने की कोशिश करो, तो उस चक्कर में आप मुझे उसके लिए पनिश कर दो। फिर मैंने इनको मेल किया कि यार ऐसे से, उस समय बड़ा परेशान हुआ कि मैंने कुछ गलत तो किया नहीं, मैंने एक बात ही तो रखी यार, आप सबको मिला के सबके लिए, मतलब सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कुछ तो चीज़ें करो कि उनके सर से प्रेशर खत्म हो। तो वो करने की जगह उन्होंने उल्टा, मतलब उनका जो रिएक्शन था बहुत ज़्यादा ख़राब था टूवर्ड्स में। तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा मेल किया कि मेरे को बहुत डिप्रेशन हो रहा है, बहुत सारे, क्योंकि अकेला था, पेरेंट्स को बताया नहीं था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके मैंने फिर मेल किया, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। फिर उन्होंने एक एचआर मीटिंग रखी, मैंने एचआर को जाके सब बताया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा एचआर इंडेक्स नहीं हटाया। फिर जब नहीं हटाया, मैं मेल कर रहा हूँ, रिस्पांस नहीं कर रहे, अपनी मेंटल स्टेट मेल कर रहा हूँ, यार ये हैरेसमेंट है भाई, क्यों कर रहे हो, तब भी नहीं कर रहे। फिर मेरी बात हुई, मेरे दोस्त से बात हुई, मेरे छोटे भाई से, अभी ही इज़ नो मोर एक्चुअली, तो ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड टू, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था मेरा छोटा भाई। तो उसने बोला कि तू क्यों टेंशन ले रहा है, कर लेंगे कुछ मिल के, छोड़ ना, तू क्यों टेंशन लेता, तो जो मन करेगा। मैंने कहा नहीं, इन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, तो मैं इसको ओपन तो पब्लिक के सामने लेके आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं अपनी जॉब जाने के डर से, किसी और कंपनी में जॉब नहीं लगी कि हमने कुछ ऐसा किया तो नहीं करते। तो मैंने कहा फिर आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ अबाउट दैम ओपनली ऑन इंस्टाग्राम, और फिर मैंने मेट्रो में प्रोटेस्ट किया, उस पर 3.2 मिलियन व्यूज़ कुछ गए थे। तो उस समय आप कमेंट जाके देखना, अब पता लगता है ना, अगर मैं गलत होता तो कमेंट भी तो गलत होते, सारे एम्प्लॉयज़ के उस पर कमेंट है। उस समय पे मतलब मुझे सुनने में भी आया कि इन्होंने बैन कर दे, कोई मेरी वीडियो शेयर नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, बहुत सारी कोशिश करी मेरी वीडियो रोकने की, पर मैंने नहीं करा। तो वो वीडियोस आज भी इंस्टाग्राम पे सारी। तो मैंने कहा कि डरूंगा तो नहीं, या सेल्फ रिस्पेक्ट इस लेवल तक तो मैं नहीं खोने दूंगा कि तुम किसी का इतना गलत कर दो। ठीक है, ऊपर वाले का है, कुछ हुआ किस्मत का तो तुम छीन नहीं सकते, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैंने इनके खिलाफ कर दिया, उसके बाद दे टर्मिनेटेड मी। वो हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको कवर किया। तो ये मेरी स्टोरी थी, पर मैंने कोशिश करी कि जितनी भी चीज़ें हैं सबकी ये बाहर आनी चाहिए। तो ये सब इतना आसान नहीं होता यार। आपके बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट देखे, उसमें कैबिन क्रू बोलते हैं कि 5 स्टार होटल मिलते हैं, ये मिलता है, वो मिलता है। अरे तुम सिर्फ उसकी भी बात करो ना, जो उनके साथ गलत चीज़ें होती हैं, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करता ना। अभी कितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने छोड़ दिया, उनका FNF नहीं मिला, उनको फुल एंड फाइनल नहीं मिला, केस किया हुआ इनके ऊपर, स्पाइसजेट के ऊपर। अब कितने सारे जिनको फुल एंड फाइनल नहीं दिया, किसका कितने 6-6 महीने का FNF बचा हुआ है, 1-1 लाख रुपए बचा हुआ है, वो दिया ही नहीं कंपनी ने। अब अचानक से कंपनी बंद हो जाती है, तो जो सैलरी होल्ड पे है उसका क्या होगा?
ये सवाल पूछा, अचानक से कंपनी बंद हो जाती है तो जो एफएनएफ दिए थे वो उनका क्या होगा, जो नहीं दिए अभी तक। तो जो भी आप सोशल मीडिया पे बोल रहे हो, खुल के आ रहे हो, उसके अगेंस्ट कंपनी ने कोई लीगल एक्शन लिया हो आपके खिलाफ की? कुछ लीगल क्या लेगी? सब कुछ ओपन है, सब कुछ हो रहा है एक्चुअल में। लीगल भी लेगी तो मेरे पास तो प्रूफ है, सब कुछ ओपनली हो रहा है ना। अगर नहीं हो रहा होता तो बात थी। अब इनको क्या ही लेंगे यार, जो पैसेंजर गालियां दे रहे हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं, सबके खिलाफ लो ना। फिर क्यों नहीं ले रहे? नहीं ले सकते ना। पैसे देने वाला परेशान, सैलरी मिलने वाला परेशान, और ये भी इतनी सेंसिटिव फील्ड में जहां पे एयरक्राफ्ट, यार आप समझो ना, आप एक ऐसी यार थोड़ा भी टेक्निकल फॉल्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आ सकता है वहां पे। एयरलाइन को मेरे ख्याल से, ठीक है भाई, गवर्नमेंट की बात भी ठीक है, वो नहीं चाहती कि भाई, वो चाहती हैं कंपनियां चलें, इंडिया में कंपनियां ग्रो करें, पर ये चीज़ पे ध्यान जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप जब उसके पास इतने पैसे नहीं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पा रहे, तो वो क्या अपने एयरक्राफ्ट की अच्छे सर्विस करा पा रहे होंगे? ये क्वेश्चन मार्क है ना। और अगर करा पा रहे होते तो फिर टेक्निकल क्यों आ रहे हैं, फिर फ्लाइट डिले क्यों हो रही है, फिर पैसेंजर परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको मैं आई विल शेयर द वीडियोस विद यू, ठीक है, सारी की सारी जो मेरे पास पैसेंजर्स की हैं, जो मेरी हैं, फॉर योर रेफरेंस। भाई ये तो अब मैं फिर से वही बात बोलूँगा, आपका पास्ट बहुत बेकार रहा है, आपका एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा है। ये तो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, एम्प्लॉयज़ ने ये फेस करा है। हम तो सिर्फ विश कर सकते हैं कि यार आगे आने वाले एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसी चीज़ें ना हो, वो ऐसी चीज़ें ना फेस करें। अब मैं थोड़ा सा पैसेंजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहता हूँ। आपने एज अ क्रू अगर काम करा है तो पैसेंजर्स क्या गलतियाँ करते हैं वाइल बोर्डिंग या थ्रू आउट द उसमें, कि क्या क्या दिक्कत, क्या क्या प्रॉब्लम्स, वो क्या क्या दिक्कतें पैसेंजर्स की वजह से आती हैं? आप जो बोलना चाहते हो कि यार ये हरकतें तो मत ही करा करो फ्लाइट पे। यार अब देखो, मैं इस चीज़ को ऐसे बताऊं कि बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स जो फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पैसेंजर, देखो इंडिया में ना गरीबी है, बहुत है, उनकी किसी गलती से नहीं है ये वाली चीज़। अब किसी को किस वजह से मौका मिलता है, अब मेरे सामने की बात है कि हम ये एयर इंडिया वाली इंसिडेंट बताता हूँ आपको, कि हम वहाँ शारजा जा रहे थे, तो वहाँ पे अब शारजा फ्लाइट के बारे में आपसे शायद किसी ने बात करी हो ना करी हो। अब उनको क्या, उनको फ्लश करना नहीं आता है, ठीक है। अब जो पूरी वो फ्लश नहीं करते तो एक के बाद एक जाते रहते थे, अब वो पूरी सिंक भर जाती थी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं यार फ्लाइट में। आप किसी भी क्रू से अगर कभी आप फ्यूचर में कभी किसी को क्रू को बुलाओ तो आप पूछना, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है यार, उनको ना उस चीज़ के लिए बताया नहीं जाता। तो वो क्या करते हैं, अब गलती से क्या हुआ, उन्होंने बंद भी नहीं किया था। अब मैं फ़्लाइट में था, उसने डोर लॉक नहीं किया हुआ था, तो हमारी पटना की फ़्लाइट थी, तो डोर लॉक नहीं किया। अब मैं गया, अब वो क्या हुआ, अब वो ऊपर पैर करके बैठा हुआ है और डोर लॉक नहीं किया हुआ है। तो मैं, अब ये हमारे यार, ये ना अब वही वाली बात है, उनको नहीं पता है, हमें भी नहीं, मतलब मैं इसमें किसी गलती नहीं मानता। ये तो आपने वो चीज़ें बता दी जो इक्का दुक्के ने कर दिया, कोई ज़्यादा ही पागल है उसने कर दिया। मोस्ट कॉमनली क्या दिक्कतें कर रहे हैं लोग? मोस्ट कॉमनली देखो, मोस्ट कॉमनली ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो एविएशन बड़ी अनएक्सपेक्टेड फील्ड है। आप 100, मैंने बताया ना, एक फ्लाइट में 180 पैसेंजर को लेके आ रहे, कुछ ना कुछ एक ने किया कि मेरा क्रू मुझे पीछे से वो इंटरफोन करता है, बोलते हैं सर उसने ना अपना फ़ोन उसमें गिरा दिया पोर्ट में, और उसने फ्लश भी कर दिया, फ्लश भी दबा दिया। तो अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं इस चीज़ में? वेट करना पड़ेगा, जब लैंड करेंगे तभी कुछ होगा, वो जाके चेक करेगा जो क्लीनर है। तो चीज़ें तो बहुत होती हैं। अब एक क्या हुआ, एक फ़्लाइट में गुरुजी आए थे, अब 2 पैसेंजर उनको कौन? जो गुरुजी होते हैं हमारे हिंदुओं में, अपने गुरुजी होते हैं, अच्छे गुरुजी थे। अब 2 पैसेंजर थे, अब वो जानते हैं गुरुजी, अब वो आइल में उनके पास ऐसे लेट कर दंडवत प्रणाम वहीं लेट गए उनके पैरों में, और बोर्डिंग चल रही है। फिर मैंने जाके उठाया, रहे आप मिल लेना गुरुजी से बात में, आप ही उठाओ। तो मैंने उनको जाके उठाया। तो अब ऐसी भी चीज़ें, मतलब ऐसी तो फ्लाइट में सही होता हूँ, एज अ क्रू एक्सपीरियंस आपका बहुत वियर्ड होता है, कुछ ना कुछ। अब मैं सच बताऊँ, मैंने बीड़ी पीते हुए पकड़ा पैसेंजर को। अच्छा, बीड़ी पी रहे अंदर? बीड़ी पी रहा था। वो क्या हुआ, हमने लैंड किया, अब मुझे हल्की सी स्मेल आई। अब मैंने कहा यार स्मेल बीड़ी की आ रही है, मैंने क्रू को बोला नहीं यार सर बीड़ी की नहीं है। तो मैंने कहा नहीं आ रही है, बिकॉज आई डोंट स्मोक, मुझे आ जाती, थोड़ा सा है मेरे को प्रॉब्लम है, आई डोंट स्मोक। तो मुझे तो वहाँ जाके देखा तो वो सीट पे ऊपर करके बैठा और ऐसे करके वो बीड़ी पी रहा। मैंने कहा तू ये बता, तू लेके कैसे आया पहले? सही बात, सारी चीज़ों की बात तो एक बात, तो उसको ले कैसे आया, पहुंची कैसे, यहाँ तक बात पहुंची कैसे? अब उसके बाद वो क्या, वो थोड़े बेचारे, अब नहीं पता होता यार, इनसे भी चीज़ें हो जाती हैं, इनको भी नहीं पता होता। अब मैं, ये वही वाली बात है ना, कोई बेचारा उस चीज़ के लिए एजुकेट ही नहीं है ना, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे एजुकेशन का थोड़ा वो आ जाता है। अब किसी ने उसको किसी मतलब टिकट कराई होगी, किसी वजह से उसने पहली बार कराई होगी, अब ये वाली चीज़ होगी। अब उसके साइड में जो परिवार वाले, हम तुम्हें बोल रहे थे, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, फिर वो माफ़ी मांगने लग गया। मैंने कहा अब सिक्योरिटी में जाएगा सारी चीज़ें। अब काफ़ी सीनियर थे यार, काफ़ी बूढ़े थे,
तो वी हैव टू बी रेस्पेक्टफुल ऑल्सो ना, हमें रेस्पेक्टफुल भी रहना होता है। तो फिर उसके बाद जैसे तैसे उसको मैनेज किया। तो सिचुएशन तो अनएक्सपेक्टेड कुछ भी आ जाती है। अब एक पैसेंजर है वो आपस में लड़ पड़े, ये तो खैर आपको नॉर्मल है, ये तो बहुत नॉर्मल, जो आप कॉमन पूछ रहे हाँ, होता हो रहता आपस में लड़ पड़े क्योंकि उसको पीछे करना था और उसको वो ट्रे टेबल खोलना था, उसको प्रॉब्लम हो रही थी। अब उसने उसके पीछे से उसकी गुद्दी पे मारा, कान पे धर दिया, गुद्दी पे धर दिया। इतनी देर में तो वहाँ पे वो लड़ाई हो गई, उनकी फैमिली वाले भी लड़ने लग गए। अब एक फ्लाइट बताता हूँ मैं आपको। कभी फिर ऐसा जब केओस होता है तो हमने देखा है कि केबिन क्रू थोड़ा पीछे से हाथ वाथ टाई करता है, ऐसी वो नौबत बहुत आई है सीरियस कभी? चीज है। नहीं कैब, वो हमारी जो पहली अप्रोच होती है वो सॉफ्ट अप्रोच होती है। पहले हम वर्बली कोशिश करते हैं कि बंदा मान जाए, पर उसके बाद फिर ट्राई करते हैं। और जब अगर वो हाथापाई, अगर ये ना एक सिंपल रूल, अगर आपको लग रहा है कि पैसेंजर रिस्क पे है या आप रिस्क पे हो, तब आपको करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको लगे कि वो फिजिकल हो रहा है, जब तक वो वर्बल है आप ट्राई करते हो। बट अगर वो, और अगर ग्राउंड पे है तो पायलट भी बोल देता है कि यार इसको बाहर छोड़ दो, ठीक है, फ्लाइट पे नहीं ले जा रहे। पर अगर आप ऑलरेडी हवा में हो और वहाँ पे ऐसा कुछ सीन हो जाता है और आपको लगता है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी रिस्क पे है, तब आप भानते हो। तो आप समझ रहे हो ना कि क्या माइंडसेट रहता है कि ऑलरेडी उसको इतनी सारी प्रॉब्लम क्रू के साथ होती है, उसको क्या क्या झेलना भी पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। ऑल राइट भाई, काफ़ी इंसाइटफुल ये एपिसोड था एंड उम्मीद है भाई कि लोगों का थोड़ा पर्सपेक्टिव बदलेगा ग्राउंड स्टाफ की तरफ, केबिन क्रू की तरफ। हम तो जो जितने भी पॉडकास्ट हमने करें, हमारा मैसेज तो यही रहता है यार, इंसान को इंसान समझा जाए। वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और कोई भी जानबूझ के किसी दूसरे का नुकसान नहीं करेगा। और जैसा कि भाई ने आज क्लियर करा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्राउंड स्टाफ एंड द टीम की उनको भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो भाई यही कहना चाहेंगे कि अगर राइट अथॉरिटीज़ तक ये मैसेज जा रहा है तो कम्युनिकेशन जितना क्लियर हो सके और जितना एडवांस में हो सके वो सबके लिए बेटर रहेगा। इमरजेंसीज़ किसी के साथ भी आ सकती हैं, हम भी समझते हैं कि हमारी लाइफ भी रिस्क में हो सकती है अगर जल्दीबाजी में फ़्लाइट उड़ाई जाए। तो बेटर है कि वो चीज़ टेक्निकल अगर ग्लिच है तो ना ही फ्लाइट उड़े तो ज़्यादा ठीक है, जान जाने से अच्छा, बट वो कम्युनिकेट कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और इससे पहले कि हम ख़त्म करें, कुछ चीज़ें मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो मुझे अभी भी मैसेज करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने इनकी गलत पॉलिसीज़ के अगेंस्ट स्टैंड लिया था, तो शायद वो उनके लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, पब्लिक को बोलना चाह रहा हूँ कि एम्प्लॉयज़ भी सफ़र कर रहे हैं। आप रिसर्च करो कि फ़्लाइट का टिकट बुक करने से पहले कि मतलब कि चाहे इंस्टाग्राम पे, आज के टाइम में तो इंस्टाग्राम पे इतनी सारी चीज़ें, आप उसका हैशटैग डाल दो, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप टिकट बुक करने से पहले रिसर्च कर लो कि ये फ़्लाइट में कैंसिलेशन ज़्यादा है या फिर कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा रहा है। पर वहाँ जाके ना, जिसे आप गाली दे रहे हो ना, वो भी उतना ही मजबूर है जितने आप मजबूर हो। जो, क्योंकि सच में बहुत, मतलब कि उनके, जब आप एक बात सोचो कि जो ग्राउंड स्टाफ है वो खड़ा होकर वहाँ गालियाँ खा रहा है। आपको बहुत सारे सीनियर ग्राउंड स्टाफ भी होते हैं, कोई 50 साल का होता है, और कल को वो जाए, उसके बच्चे भी वो वीडियो देखते हैं, उसकी फैमिली भी वो वीडियो देखती है। तो वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट है अपनी, वो सिर्फ वो वहाँ पे नहीं गिर रही होती कि जब उसको कोई गाली दे रहा होता है, वो जब ऑनलाइन वीडियो बन के जाती हैं, आप देखना कितने, मतलब इंडियन पैसेंजर गुस्से में बहुत हदें पार कर जाता है। तो जब वो वीडियो ओपनली बाहर जाती है तो उसके बच्चों को भी वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो हमें ना ये, मतलब किसी के साथ कुछ ऐसा बिहेव करने से पहले ये नहीं सोचते कि सामने वाले की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो जो ग्राउंड स्टाफ है, वो जो क्रू है, जो हमें, मतलब कैबिन क्रू में यार 5 स्टार होटल में घूमते हैं क्या, मतलब सिर्फ वो तो एक अलग सिनेरियो है। उसके अलावा जो उसके पीछे की इतनी सारी प्रॉब्लम्स वो फेस करता है, वेट बढ़ गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कैबिन क्रू दवाइयाँ तक खाता है वेट कम करने के लिए। जैसे महीने में एक दिन हमारा वेट चेक होगा तो, और किसी का 2 किलो ज़्यादा निकल गया, तो वो दवाई तक खाता है कि उसका 2 किलो, और वो दवाई बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, साइड इफेक्ट होते हैं। क्या होता है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, पानी बहुत ज़्यादा निकलता है बॉडी से, और उसको वो कुछ खा नहीं सकता दवाई लेने के बाद, उसको चक्कर आ रहे होते हैं, उसमें वो वेट चेक देने जाता है, और वहाँ से उसके बाद उसकी फ़्लाइट लगी तो वो फिर उसके बाद ORS का पानी पी के कर, पर उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। तो ये एक तरीके से आपने अभी देखा, रिसेंटली 2 पायलट को हार्ट अटैक भी आया। स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है। मैं ये उनका वेट चेक की बात नहीं कर रहा, बात में ये 2 अलग चीज़ें हैं, पर मैं स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है। और कैबिन क्रू जब, मतलब कि ऐसे वेट वाले इशू आते हैं तो उसमें से दवाई खा रहा है, अपनी हेल्थ के साथ खेल रहा है, तो कल को चल के कुछ हो जाए तो क्या, एक फैमिली ने तो अपना बच्चा खो दिया ना। सही बात तो है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स कैबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ के साथ होती हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। एंड आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज दैट आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ इसको देखने वाले हैं, और शायद मुझे अभी बहुत सारे वो बोलेंगे यार कुछ चीज़ें तूने बताई नहीं, शायद अभी होता ना, जो दिमाग में आ रहा है मैं बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें शायद मुझे छूट भी जाएँ, तो बहुत सारी चीज़ें वो मुझे बोलेंगे भी। पर ये मैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की वॉइस यहाँ पे रख रहा हूँ कि अगर स्पाइसजेट करंटली ये सारी चीज़ें कर रहा है तो उन हायरिंग फायरिंग ना करें ना, फिर
हायर मत करो। फायर कर रहे हो आप, हायर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो यार आप? अगर आपके पास ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज आप उनको निकाल रहे हो और फिर आप हायरिंग भी कर, क्यों कर रहे हो आप? क्यों कितने सारे गरीब पेरेंट्स होते हैं जो लोन लेके पैसा देते हैं, कितने बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे होते हैं। तो मत करो यार उनके साथ गलत। वो भी बेचारे इंसान है, किसी के बच्चे हैं, वो वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम के साथ गो थ्रू कर रहे हैं। एसी में अगर वो पैसेंजर नहीं बैठा तो बिना एसी के तो वो क्रू भी काम कर रहे हैं ना वहाँ पे, और उसको महकना भी है खुशबू से उस पैसेंजर के बीच में। नहीं महकेगा उस पसीने में तो उसके खिलाफ लेटर आ जाएगा। तो उसके सर पे भी बहुत सारे बोझ होते हैं। ऑल राइट ब्रो, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, जितना भी हमारा इंटेंट था इस पॉडकास्ट से, आई होप आप तक क्लियरली पहुँचाओ। एंड बस यार, हम तो ये कहेंगे कि अवेयर रहो, प्यार बांटो, खुश रहो। एंड मिलेंगे हम आपसे नए पॉडकास्ट में। अगर आप बिना सब्सक्राइब करे चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो भाई से। अगर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस, हेल्प, कुछ भी चाहिए, कुछ डिस्कस करना है जिनमें ये आपकी हेल्प कर पाएँ, तो इनका इंस्टाग्राम स्क्रीन पे आ ही रहा था, आप इन्हें रीच आउट कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।